गर्मी का क्या इलाज है? अरे यार, प्रेम ही आ गया। मैं फालतू में ही तनाव ले रहा था। मोटिवेशन मिलता है मेरे को ऐसे, जब प्रेम आ जाता है तो मैंने कहा यार चल, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन वो पढ़ेंगे, गुप्त कला संस्कृति पढ़ रहे हैं ना। उसमें कहाँ तक पहुँच गई अपनी ट्रेन? हैं? अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे। फिर आ गई। गुप्त काल में है ना। आर्यभट्ट, परामीर और ब्रह्मगुप्त, ये वैज्ञानिक थे। तो पिछले यूपीएससी मेंस में इन तीनों के ऊपर 20 नंबर का या 15 नंबर का सवाल पूछा डायरेक्ट। और अभी हरियाणा स्टेट प्रोफेसर में पूछा, उत्तर प्रदेश में भी पूछा था शायद। अरे हाँ, मध्य प्रदेश उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में अपनी पहली रैंक आई ओबीसी में, प्रवीण की। अब देख लो तुम। प्रवीण गुजर। तो सोच ले मसराम तू थोड़ा बहुत। नहीं, तू तो सोच क्या रहा है? तू तो गर्मी लेके बैठा है कि गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे राजीव, गर्मी से क्या लोगों ने, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया? कर रहे हैं ना। फिर तुम लोगों को तो केवल पढ़ना ही तो है। तो फिक्स बात है कि अगर गुप्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ से निश्चित तौर पे कोई सवाल पूछा ही जाएगा। गुप्तकालीन जो आर्ट एंड कल्चर है वो तो वैसे भी अपना क्या है, क्लासिकल एज है। गुप्त काल भारत का पहला सांस्कृतिक युग है ना। इसलिए कोई भी एग्जाम गुप्त काल का सवाल पूछे बिना पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो प्राचीन भारत का आधार स्तंभ है। प्राचीन भारत में दो ही तो लाइट हाउस हैं, एक तो वैदिक संस्कृति ऋग्वेद, और दूसरा ये गुप्त काल। हिंदू धर्म का आधार क्या है? मंदिर। और ये पहले मंदिर कहाँ बने हैं? गुप्त काल में बने हैं। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का जन्म है 476 से 550। ये आपको रटने नहीं होते कहीं, आप ये रट लो कि भाई आर्यभट्ट का जन्म रट लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए बताए जाते हैं कि आपको क्रम पता चले। इनके बर्थडे इसलिए बताए जाते हैं कि क्रम के लिए, क्रम के लिए, है ना। तो आर्यभट्ट का जन्म स्थल बताया जाता है कुसुमपुर। आर्यभट्ट का जन्म स्थल क्या बताया जाता है? कुसुमपुर। अब ये आप तय नहीं कर सकते कि ये कुसुमपुर कौन सा है, क्योंकि एक कुसुमपुर तो महाराष्ट्र में है और पाटलिपुत्र का भी दूसरा नाम कुसुमपुरी है। एक कुसुमपुर तो महाराष्ट्र में है, असमक जनपद में, और पाटलिपुत्र का भी दूसरा नाम क्या है? तो आप आर्यभट्ट का जन्म स्थल केवल कुसुमपुर रहने दो, ये मत बताओ कि कौन सा कुसुमपुर, क्योंकि कुसुमपुर पे लेके खूब सारा विवाद है। अब आर्यभट्ट की जो पुस्तकें हैं, बुक्स की बात करते हैं सबसे पहले। एक तो आर्यभट्टियम और दूसरी सूर्य सिद्धांत। प्राचीन रोमन साम्राज्य में एक गणितज्ञ हुआ था, टोलेमी। प्राचीन रोमन साम्राज्य में एक गणितज्ञ हुआ था, कौन? टोलेमी। वो मिस्र का था। वो कहाँ का था? मिस्र का था। टोलेमी ने पता है क्या गड़बड़ कर दी?
उसने कहा इस ब्रह्मांड का केंद्र धरती है। टॉलमी ने क्या बता दिया, दुनिया का केंद्र कहाँ है, इस ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है, पृथ्वी है। और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर ही घूमते हैं, और पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु भूमध्य सागर में है, और वहां पॉप रहता है। तो पॉप ने हमला लठ गाड़ दिया कि धरती का केंद्र मैं हूं। तो दुनिया में पॉप तंत्र को स्थापित करने में टॉलमी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि टॉलमी ने कौन सी सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी। ठीक है ना। इस सिद्धांत का सबसे पहले आधुनिक दुनिया में खंडन किया है कोपरनिकस ने 14वीं सेंचुरी में, रेनेसा काल में, यूरोपीय रेनेसा में। उसने कहा कि ये पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है, और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्र नहीं लगाते। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये थ्योरी फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। केपलर ने ग्रह की गति के नियम दिए, गैलीलियो ने अपना दूरबीन बनाया, न्यूटन ने फिर वो गुरुत्वाकर्षण थ्योरी दी। ठीक है ना। तो पर क्योंकि सबसे पहले ये बात कोपरनिकस ने कही थी, इसलिए इसे कोपरनिकसीय रिवॉल्यूशन बोलते हैं। 14वीं सेंचुरी में, कब की बात है, और ये अपने अंकल कब पैदा हुए हैं, 5th सेंचुरी में। तो कोपरनिकस से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने ये बात कह दी थी, ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है। किताब का नाम ही क्या है। लेकिन हमारे पास उस समय ऐसा कोई एक आदमी था नहीं जो हमारी बातों का प्रचार प्रसार कर सके। अगर आधुनिक प्रधानमंत्री जो हैं वो होते हमारे पास, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, ये सूर्य सिद्धांत हमारी देन आ जाता, परमाणु सिद्धांत हमारी देन, ऋषि कणाद की थ्योरी, और बहुत सारी दशमलव प्रणाली हमारी देन आ जाती। ठीक है ना। शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड का कालिदास होता, नेपोलियन जो है वो फ्रांस का समुद्रगुप्त होता। ये चीज़ें हैं ना सारी ऐसे। तो ये जो इनकी किताब है ना आर्यभट्टियम, इसके भाग हैं अलग अलग, काल क्रियापाद, खगोलपाद, गणितपाद और गोलपाद, के भाग हैं अलग अलग। गणितपाद अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा, मस्त रहो, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे को पता है इसलिए। आप तो केवल क्या याद रखो, इसने की किताब लिखी आर्यभट्टियम और दूसरी लिखी। तो इस किताब के 4 भाग हैं। पहला है गणितपाद, गति का पाद, सही लिखना है, गति का पाद। दूसरा पार्ट है गणितपाद, काल क्रियापाद और खगोलपाद। काल क्रियापाद और गोलपाद। गोल गोल। अब इसमें ध्यान रखना है, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और वराहमिहिर ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे। ऐसा कहते हैं ये बात प्रमाणित नहीं है अभी तक कि आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और फिर वो नालंदा में ही कुलपति बने। लेकिन ये बात प्रमाणित नहीं है, ये बात प्रचलित है केवल। वे आर्यभट्ट ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी और फिर वो नालंदा में ही कुलपति बन गए। आर्यभट्ट को किसका जन्मदाता माना जाता है, शून्य और दशमलव प्रणाली कहां से शुरू हुई है। इन्होंने कहा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यही तो है सूर्य सिद्धांत। पृथ्वी अपनी अब कोपरनिकस ने ये बात अपनी 1543 में मरा था कोपरनिकस, तो उसने मरने के वर्ष उसकी किताब प्रकाशित हुई, वो तो क्या कि मर गया। अब पॉप उसका तो क्या बिगाड़े। अब गैलीलियो ने जब यही बात कही, तो गैलीलियो तो रोम का ही तो है, इटली का ही तो है गैलीलियो।
तो पॉप ने बुला लिया इसको, आजा भाई। और पॉप के पास चापलूसों की पूरी पूरी फौज थी। दुनिया ये लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है। अब बताओ, लोग पृथ्वी घूम रही है तो अपना मकान कैसे टिक रहा है फिर? अपन तो घूम ही नहीं रहे, कैसे कैसे बेतुक थे ये। तो गैलीलियो ने देखा, यार पॉप ने जॉन हस का क्या किया था, सेवानरोला का क्या किया था, जॉन वाइक्लिफ का क्या किया था, और ब्रूनो का क्या किया था। ब्रूनो को जिंदा जलाया इसी आरोप में। वो तो चलो वो तो धर्म सुधार के लिए जले तीनों, पर ब्रूनो को तो इसी आरोप में जिंदा जलाया। गैलीलियो ने अपनी जान बचाने के लिए अपना जूता खोला, 2-4 बार अपने माथे में मार लिया कि मैं तो पागल हो गया और पता ही नहीं ऐसा मैंने कैसे कह दिया। मैं भला पॉप के सामने से, पॉप के सम्मान में से कैसे कह सकता हूँ? होली फादर के लिए ऐसी बात संभव ही नहीं है। मैंने नहीं कही है ये बात, ये तो मेरे दुश्मनों ने प्रचारित कर दी है। और अगर आप मानते हो कि ये बात मैंने कह दी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आप जो सजा चाहो दे दो मुझे, लेकिन मैं तो आपका गुलाम हूँ, सेवक हूँ। मतलब फुल चापलूसी की उसने पॉप के, बचा लेना जिंदगी। फिर भी उसे जेल तो जाना पड़ा। चलो उसे थोड़े दिन जेल तो भेजो, क्योंकि ये रोम के चौराहे पे खड़ा हो गए और लोगों को दूरबीन से दिखा रहा है कि देखो पृथ्वी से दूर भी और गिरे हैं। तो ऐसा इतना आसान नहीं है जब कोई परिवर्तन आता है। तो अपन सबको क्या लगता है कि परिवर्तन ऐसे ही आ जाते होंगे। जब भी अपन मॉडर्न हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ क्या बात करेंगे कि ट्रेन चली थी तो क्या हुआ था, बैठे नहीं ट्रेन में, क्यों? ये ट्रेन चलेगी तो सही लेकिन रुकेगी नहीं, क्योंकि पटरी कहाँ तक है, फिर कैसे रुकेगी? और ये तो क्योंकि हमारे क्षेत्र की बात है तो मैं इसे बहुत लजीज तरीके से पेश करता हूँ। गांव गांव में मुनादी की गई कि जो भी ट्रेन में बैठेगा उसे देवीराम का एक समोसा खिलाया जाएगा, ताज फ्री में दिखाया जाएगा। तो लोगों ने देखा कि यार मरे इससे अच्छा है देवीराम का समोसा खा लेंगे, भूखे तो वैसे मर रहे हैं, ठीक है ना, ताज फ्री में देख लेंगे। फिर तुम जैसे बच्चे जो शहरों से गए गांव में, उनसे पूछा पुराने बुढ़े खलीफाओं ने, कहीं से आया कि ट्रेन से, क्या बात कर, ट्रेन रुक गई थी? तो बहुत बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ी ट्रेन में लोगों को बैठाने के लिए। तभी तो ट्रेन का किराया डे फर्स्ट से इतना कम है कि वो आज तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यात्री किराया कम है ना माल भाड़े से, यात्री किराया माल भाड़े से कम है ना। तो पूछा नहीं तुमने किसी से क्यों कम है? इसलिए पहले तो ऑफर दे दे के बैठाया गया कि आप 2 टिकट करवाएंगे तो 1 यात्री फ्री। और फिर आज सिनेमा में तुम वो जब तुम हॉलीवुड मूवी देखने जाते हो 3D वाली, देखिए क्या तुम लोगों ने, है ना, इतने तो पुरातत्व में मत रहो तुम यार। तो 3D में कई बार ऐसे नहीं लगता यार चश्मा हटाओ, धुंधला नहीं, वो ऐसा लगता है कि यहीं अटैक हो गया आंख पे ही। एक दो कभी स्टार्टिंग में तो लगा होगा, कभी तो लगा होगा। हाँ, फिर तूने हटा दिया था प्रेम चश्मा, अपने आप निकल गया ना। तो अब आ जाओ सिनेमा पे। तो जब पहली बार भारत में सिनेमा आया, आपके टॉपिक आएगा आगे मॉडर्न हिस्ट्री में सिनेमा, पहली बार जब सिनेमा आया तो लोग पिक्चर हॉल छोड़ के भागे, क्योंकि पर्दे पे क्या आ गई, ट्रेन। ट्रेन अब कहाँ आएगी? आवाज कितना लगता है, अच्छा ऐसे कैसे है यार? उस कालखंड की बात करो यार, उस कालखंड की। और जब बंदूकें चल रही थी तो जो हार्ट के पेशेंट थे वो निपट गए। हाँ, फिर सरकार ने आदेश दिया सिनेमा साइलेंट बनेगा। पूछा नहीं कि ये मूक सिनेमा क्यों बनाया जा रहा था, क्या गूंगे बहरे थे क्या हिंदुस्तानी? परिवर्तन कोई मजाक नहीं है। परिवर्तन एकदम से तब होता है जब क्रांति होती है। क्रांति अराजकता पैदा कर देती है, और अराजकता से एक तानाशाह पैदा होता है, जैसे दुनिया में हर जगह हुआ। तो आपको अगर परिवर्तन करना है तो स्लोली स्लोली, धीरे 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 धीरे। इसलिए उदारवादी परिवर्तन करने में सफल हो पाए हैं, और गर्मपंथियों ने कुछ नहीं उखाड़ा आज तक धरती पे। गर्मपंथियों ने केवल क्या क्या दिया है दुनिया को? अराजकता।
और फिर उसने तानाशाह दिया है हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, स्टालिन। परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन तो उदारवाद ही। चलो ये तो स्टार्टिंग की बात बताई मैंने। अभी जब 90s के दशक में, जब तुम में से कई सारे पैदा नहीं हुए होंगे, है ना, तब ये रामायण महाभारत जो रामानंद सागर ने बनाए, जब ये सिनेमा में लगे, तो लोग जब अंदर सिनेमा देखने जाते थे तो जूते चप्पल बाहर उतार के जाते थे। ये अपने घर, यहाँ माननी नहीं कोई सी बात है, घर जाके अपने मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे कि हाँ अब यार रामायण ही चल रही है, अंदर चप्पल जूते पहने कैसे जाएंगे, अरे सिनेमा है। लेकिन लोग, और अब उनके अनुभव सुनते हो ना आप। मुकेश खन्ना तो इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि वो तो बनी गया भीष्म, शादी नहीं की उसने, तो कहता है ना वो अपने इंटरव्यूज में कि ये महाभारत की एक्टिंग प्ले का असर है मेरी जिंदगी पे। और वो जो कृष्ण बने, द्रौपदी बनी, सीता बनी, उनका तो कैरियर ही चौपट हो गया। क्योंकि जब भी उन्होंने कोई नई सिनेमा बनाया तो अच्छा सीता जी ऐसा रोल कर रही है, छी छी। तो बड़ी भारी बात है यार, आप ऐसे मत हल्के मत लिया करो। तो आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पे घूमती है, ठीक है, कि गोल है ये। और 14वीं सदी में यही बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पे गोल है और अपनी धुरी पे घूमती है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यही तो सवाल है। सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा? और अपनी धुरी पे घूमती है, और ये किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। जब भी अपने यहां ग्रहण पड़ता है तो हिंदू समाज जो है वो पशुओं को गेरुए कलर से रंग देता है ना, रंगता है ना। तो सदियों से सनातन समाज में, हिंदुस्तान के समाज में ये परंपरा मौजूद है। लोगों को पता था कि ग्रहण होता है, क्योंकि आर्यभट्ट इस देश के लोगों को बता गया कि ग्रहण क्या होता है। इससे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वास्तविक कारणों का पता चल गया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वास्तविक कारणों का पता बता दिया। तो जैसे ही आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी गोल है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर घूमती है, इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता चल गया। और टोलमी के जियो सिद्धांत का, जियोसेंट्रिक थ्योरी का खंडन हो गया। टोलमी के जियोसेंट्रिक थ्योरी का खंडन हो गया। आर्यभट्ट ही था जिसने खगोल विज्ञान को गणित से अलग कर दिया। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान को गणित से अलग कर दिया। तो फिर सवाल बन गया, बीज गणित का आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। तो शून्य और दशमलव प्रणाली किसकी देन है? आर्यभट्ट की। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? आर्यभट्ट ने कहा था 65.2951। तो वही गणना नहीं है 365
तो 1/4 एग्जैक्ट फिगर दिया इन्होंने, और वो आपके दुखों का कारण 2πr, जिससे भाग के यहाँ आ गए। ये दोनों सिद्धांत, ये दोनों गणनाएं किसने की हैं? आर्यभट्ट ने। तुमको लगा कि बच जाएंगे, लो ये फिर आ गई। अब लोग पता है क्यों कहते हैं कि ये जो कुसुमपुर पाटलिपुत्र है, क्योंकि आर्यभट्ट की जो कर्मस्थली थी ना, वो तारेगना गांव है बिहार में। आर्यभट्ट की कर्मस्थली कौन सी जगह है? बिहार का तारेगना गांव है। यहीं पर आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। तारेगना में आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। इसलिए इतिहासकारों का एक वर्ग कहते हैं कि कुसुमपुर ये पाटलिपुत्र को दिखाता है कि आर्यभट्ट ने खुद का जन्म स्थल कहाँ बताया है? कुसुमपुर। तो ये कुसुमपुर पाटलिपुत्र है, क्योंकि उसका सारा जिंदगी का अधिकांश समय कहाँ बीता है? तारेगना में। लैब उसकी यहीं थी। चेंज कर दें? आर्यभट्ट तो क्या है? गणितज्ञ। और वराहमीर क्या है? 499 से 587। आर्यभट्ट कब से थे? 476 से। पता चल गया ना? आर्यभट्ट से लगभग 20-22 साल छोटे हैं कौन? वराहमीर। वराहमीर आज भारतीय इतिहास में किस लिए जाने जाते हैं? ये ज्योतिषी थे। इन आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुर में। और वराहमीर का जन्म हुआ कपिथा में, और कपिथा है उज्जैनी में। उज्जैनी में बाबा महाकाल, महाकाल की नगरी। तो आर्यभट्ट के जो वराहमीर के जो पिताजी थे ना, वो सूर्य के उपासक थे। इसलिए पिताजी ने इनका नाम रखा मिहिर, क्योंकि मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। अब जब इनका जन्म हुआ है, उस समय गुप्त सम्राट है चंद्रगुप्त सेकंड। उस समय गुप्त सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के कोई पुत्र था जो बीमार हो गया। सब चिकित्सकों ने उसे देख लिया, सब ज्योतिष आगे सब दावा कर रहे हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मिहिर को ये बात पता चली, ये भी गया उसे देखने, और उसे देख के मिहिर ने अपनी गणनाएं की, और इन्होंने कहा कि उस दिन मर जाएगा। सब लोगों ने कहा बेवकूफ है ये बच्चा, हम कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, ये अकेला है जो कह रहा है मर जाएगा। मिहिर कह के चला गया कि बढ़िया बात है। ठीक है ना, विद्वानों की यही तो पहचान है, जो अपनी बात कह देते और चले जाते। और इनकी लठधारियों की क्या विशेषता है? पड़ जाते हैं ये, कहते हैं नहीं, हम कह रहे हैं तुमको मानना ही पड़ेगा, या तो तुम हमारी बात मान लो या फिर लठ है ही हमारे पास। विष्णु आ गई क्या? विष्णु भी आ गई? कहाँ से? अब ठीक है? थोड़ी बहुत है तो पूरी ठीक करके आती, थोड़ी बहुत कैसे? गर्मी इतनी पड़ रही है, अभी 3 महीने तो तुम्हारी क्लास कहाँ होनी चाहिए? शिमला तो बहुत गर्म है, उससे भी और आगे।
स्पीति वैली में। वहाँ एक गांव है लांगजा गांव, लांगजा, हाँ है ना, लांगजा है कुंजुम दर्रे से पहले, इधर से जाएंगे ना अपन स्पीति का क्रॉस करके, लांगजा क्रॉस कर जाओगे चंद्रताल पे चले जाओगे। मैंने खूब एक्सप्लोर कर रखा है एमएलए हैं। कितने पैसे देगा बता। चले वहीं बुला रहे हैं तेरे को। कल कहाँ चले गए थे तुम? वो उसके पथरी का दर्द हो गया होगा, खून देने गया था। पागल है क्या, खून दिया जाता है क्या? वो सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था, उसके बाद कोई मांग नहीं रहा आज तक। सही बात है, गांव में जाके तू कहना देखे कि मैंने खून दे दिया है, तभी तो कह रहा हूं मैं। काहे की अवेयरनेस, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कहाँ देखे हो आप खून? किसको? डायरेक्ट वहीं? अच्छा वो चेंज कर लिया तुमने, दे दिया उन्होंने फिर दे दिया, ऐसे हो गया? दे दिया था क्या उनको? फिर ठीक है। ये जो कैंप लगाते हैं ना दलाल, यहाँ कभी खून मत दे देना तुम। किसी भी कैंप में तुम अपना बेशकीमती खून मत दे देना। ये दलाल हैं, दलाल। पर नहीं कहता है इनको बाजार के दलाल, समझ गए? अब मीना मरते गिरते खून दिया है क्या? तो मैं पहले ही कह रहा हूं ना, तो कितना कम है? अरे 7 से नीचे नहीं हो सकता, 8 होएगा। बढ़ाती क्यों नहीं है? अनार खाया कर रोज 2, ठीक है ना? तो वो बच्चा मर गया, अरे टॉपिक पे आओ, ठीक है। वो बच्चा मर गया है ना, तब सबको ध्यान आया कि यार इसने कहा था कि 23 जुलाई को मर जाएगा सुबह 9 बजे। तो सम्राट ने फिर बुला लिया उसे। किसको? अरे मिहिर को, इसलिए तो समझा रहा हूं कि तुम्हारे याद रहे। मिहिर मिला, बुला लिया, और उसे गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया, वरहा। अब हो गया ना क्या? नाम इसका मिहिर था। चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे उपाधि दी है, कौन सी? वरहा मिहिर। और वराह गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान था। जैसे आज भारतीय साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। हालांकि अब ऐसे दिया जा रहा है थोक के भाव, और क्या है, तो इसकी एक गरिमा होनी चाहिए यार। मतलब पूरा देश ये कहना चाहिए कि हाँ ये डिजर्व करता है, और ये किसी भी जीवित आदमी को नहीं दिया जाना चाहिए। फिर जिनको मिल जाता है फिर वो कहीं चले जाते हैं, कहीं विज्ञापन कर लेते हैं। तो पद और सम्मान ये उन लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने देश धर्म समाज की रक्षा के लिए कुछ किया है। ऐसे नहीं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आप सर्वोच्च सम्मान दे दिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? अब ऐसा कहते हैं कि आर्यभट्ट से इसकी भेंट हुई थी। हुई होगी, एक ही टाइम में। मैच कर लो ना, 467 से है वो, मिल रहे ना टाइम। दूसरी बात है कि चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और वो बाद में अपनी राजधानी ले आया उज्जैनी। और उज्जैनी जन्म स्थान है किसका? वराहमीर का। उज्जैनी किसका जन्म स्थान है? वराहमीर का। तो उसने राजधानी उज्जैन क्यों बनाई, उसके पीछे एक कहानी है। जब वो सैनिक अभियान के सिलसिले में पश्चिमी भारत में आया हुआ था, तो वो उज्जैन में ही ठहरा हुआ था। तो एक किसान आके उसके पास और उसको गालियां देता है जोरदार कि तू कैसा राजा है, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। चंद्रगुप्त ने कहा कि भाई दे दो रे इसको, कोई खेत दे दो।
उसे दूसरा खेत दे दिया। लेकिन उस समय के राजा ऐसे बेवकूफ नहीं थे, उसने इसकी जांच भी कराई कि जांच तो करो। तो सैनिकों ने अगले दिन आके जो राजा को कहा कि महाराज ये है पागल। क्यों? ये क्या है कि ऊंचे से टीले पे जाके बैठ जाता है और वहां से चिल्लाता है कि आ जाओ रे चिड़ियाओं, आ जाओ पशुओं, आ जाओ गाय बैल भैंस बकरी, आ जाओ तुम सब मेरे खेत में चुग लो। सारे दिन भर ऐसी आवाज दे दे के पशुओं को बुलाता है, और जब शाम को ये वापस उस टीले से नीचे उतरता है तो धाड़ मार मार के रोता है। और अपने मारवाड़ में एक परंपरा है ना कि आपसे नहीं रोया जाता है तो दहाड़िए बुला लो, है ना। प्रोफेशनल रोने वाले जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सिर्फ रोएंगे और शाम को अपनी मजदूरी लेके चले जाएंगे। तो जांच हुई तो चंद्रगुप्त अपने राजपुरोहित को लेके वहां गया। चंद्रगुप्त उस टीले पे चढ़ा और उस टीले पे चढ़ते उसके मन में विचार आया, क्या है राज्य, क्या है जीवन, क्यों करने हैं युद्ध, क्यों करना है मानवता का विनाश, प्रजा का ही सुख होना चाहिए, बंद करो ये लड़ाई झगड़े। वो तुरंत डर के नीचे आ गया, बरामीर को बुलाया। बरामीर उज्जैन का है ना, यार ये क्या दिक्कत है यहाँ। तो वरामीर ने कहा ये भर्तरी के भाई राजा विक्रमादित्य की नगरी है और यहीं उसका राज दरबार लगता था। ये टीला उसका दरबार है और इस टीले के नीचे उसका सिंहासन होना चाहिए। तो फिर खुदाई हुई तो सिंहासन मिल गया। तो वरामीर एक बार फिर सही साबित हुआ। तो वरामीर ने सलाह दी चंद्रगुप्त को कि ये वो महान नगरी है जिस पे इतने महान शासक हुए हैं। चंद्रगुप्त उससे प्रेरित होकर राजधानी कहाँ ले आया। फिर आप लोग कहानियां सुन रखी होगी आगे, विक्रम बेताल वाली, सिंहासन बत्तीसी वाली, कि वो जो सिंहासन है उस पर 22 पुतलियां थी। चंद्रगुप्त जैसे ही उस पर बैठने जाता एक पुतली आती कि चंद्र सुन एक कहानी, और तू कहानी सुन के फिर मुझे बताएगा कहानी से तुझे क्या शिक्षा मिली, और अगर तूने सही नहीं बताया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, और अगर तूने सही बताया तो तू सिंहासन पे बैठ जाना। तो ऐसे 32 दिन उसने वो कहानियां सुनी, और वो 32 जो पुतलियां थीं वो स्वर्ग की शापित अप्सराएं थीं, और उसने हर कहानी का सही जवाब दिया, और फिर वो 33वें दिन उस सिंहासन पर बैठा। तो ये सब कहानियां किससे जुड़ी हुई हैं? वराहमिहिर से। वराहमिहिर के बारे में कहा जाता है कि ये ईरान भी गया था। ईरान के नौशेरवा के आमंत्रण पर वहां की इसने यात्रा की थी। वराहमिहिर ने उज्जैनी में क्या सौर वेधशाला बनवाई। आप सब जानते हो जयपुर के सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएं बनाई थी जिनको जंतर मंतर नाम दिया। सवाई जयसिंह मुगलों की ओर से मालवा के सूबेदार थे और उज्जैन मालवा की राजधानी हुआ करता था। सवाई जयसिंह ने उज्जैन में रहते हुए इस सौर वेधशाला के सारे वो पढ़ लिए होंगे पर्चे, और इस सौर वेधशाला का दोबारा से निर्माण करवा दिया। दिल्ली में एक सुल्तान हुआ था फिरोज शाह तुगलक, उसने एक राजधानी बनाई थी फिरोज शाह कोटला फिरोजाबाद। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद में भी एक सौर वेधशाला बनाई थी। तो उसने भी वरामीर से प्रेरित होकर ही वो सौर वेधशाला बनवाई होंगी। तो भारत में 2 सौर वेधशालाएं ऑलरेडी मौजूद थी। तो सवाई जयसिंह ने उन 2 सौर वेधशालाओं की तो डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, और 3 और नई बनवा दी, एक जयपुर में, एक मथुरा में, और एक बनारस में। 2 तो पहले से थी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी, दिल्ली और उज्जैन की। तो एक जयपुर में बनवा दी, चौथी मथुरा में बनवा दी, और 5वीं। तो हमेशा ये बात याद रहे कि सवाई जयसिंह की सौर वेधशालाएं उसकी यूनिक बात नहीं है। वो कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? वराहमिहिर से लिया गया है, ठीक है ना। और शायद मेहरौली का लोह स्तंभ भी
इसी की देख रेख में तैयार हुआ होगा। साइंस लोहे की ऐसी कोई चीज नहीं बना सकती जो अनंत समय तक जंग से बच जाए, लेकिन दिल्ली के इस मेहरौली के लोह स्तंभ में अब तक जंग, ये गुप्तों की अद्भुत टेक्नोलॉजी को दिखाता है। तो इतिहासकार एक स्वर में कहते हैं, क्या ये लोह स्तंभ वराहमिहिर की देखरेख में बना था? तो वराहमिहिर ने कहा, ज्योतिष के 3 भाग होते हैं, तंत्र, होरा और संहिता। पहला तंत्र, दूसरा होरा, और तीसरा संहिता। तो जो अपन उसकी बात करते हैं फलित ज्योतिष की, वो क्या है? संहिता है। और होरा क्या है? जन्म पत्री। और तंत्र क्या है? खगोल गणित। वराहमिहिर ने ज्योतिष के कितने भाग कर दिए? कौन कौन से? तंत्र, होरा और संहिता। अब अपन वराहमिहिर की इस पे बात कर लेते हैं, बुक्स पे बात कर लेते हैं। तो वृत्त जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांति का, यही तो दिक्कत आएगा आपको। मैं बताता हूं कैसे याद रहेगी ये। वृत्त जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांति का। और एक है योग माया, योग यात्रा। योग माया तो अलग है, योग यात्रा। योग माया शकुन शास्त्र होता है, राजस्थान की एक बड़ी परंपरा रही है ये। आज हमने भुला दिया है इसे, है ना। आज भी जो लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कई क्षत्रिय लोग जो होते हैं, वो अभी भी मतलब पवित्र दिनों पे योग माया का पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि वो क्या है? वो शकुन विद्या है। तो राजा जब युद्ध करने से जाते थे, तो उससे पहले उनके ज्योतिषी उनको शकुन बताते थे कि उस टाइम पे उस घड़ी विदा होना है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और चल दिए हैं। तो योग यात्रा में शकुन विद्या के बारे में है। अब अभी तो आपको याद है कि सूर्य सिद्धांत तो लिखी आर्यभट्ट ने, और पंच सिद्धांति का लिखी है वराहमिहिर ने। लेकिन ये बाद में याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तो ये है कि भाई आप लोग ऐसे याद रखो कि सूर्य सिद्धांत दिया किसने है? क्लियर है? कि वो याद नहीं रहे तो इतना ध्यान रखो कि ज्योतिष के 5 सिद्धांत होते हैं। ज्योतिष में कितने सिद्धांत होते हैं? वो हैं सूर्य, वशिष्ठ, पितामह, पौलिक और रोमक। ये याद रख लो आप कि ज्योतिष के कितने सिद्धांत होते हैं। तो अब तो पंच सिद्धांति का हो जाएगा ना। और ये 5 में से जो अंतिम ये 2 सिद्धांत हैं, ये भारतीयों की देन नहीं है, ये हमने यूनानियों से सीखे। पौलिक और रोमक कहां से सीखे? यूनानियों से सीखे।
तो पता चल जाएगा। तो आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? आर्यभट्ट को वराहमिहिर नहीं क्या कहा है? अस्मक ही है। अस्मक जनपद था ना, इसलिए तो विवाद उत्पन्न हो रखा है कि अस्मक महाराष्ट्र में। भास्कर प्रथम ने कहा, हाँ तो उसने कह दिया होगा, लेकिन जो अस्मक की है, जो जनपद है, महाजनपद है, उसमें अस्मक जनपद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अब तीसरा वैज्ञानिक कौन सा है? ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ है? 467 में। और इसका वराहमिहिर का कब हुआ है? और इसका 568 से 668। और ब्रह्मगुप्त तो राजस्थान की दाती है। कहाँ से थे ये? भीनमाल से थे। और आर्यभट्ट की तरह ये भी क्या थे? गणितज्ञ थे। और कौन सी किताब है इनकी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यवाद। कौन कौन सी किताबें हैं? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यवाद। देखो, उसने कोपरनिकस ने 14 सेंचुरी में सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। वो हमारे आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में ही दे दिया। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणुवाद का सिद्धांत कल दिया है। हमारे ऋषि कणाद ने वही सिद्धांत गुप्त काल में ही दे दिया था। तो राजनीति की बात मैकियावली ने 14 सेंचुरी में की है, द प्रिंस में। हमारे आचार्य चाणक्य ने चौथी सदी ईसा पूर्व में ही, मैकियावली से 1800 साल 2000 साल पहले। ठीक है, नेपोलियन को ये इतना बड़ा विजेता बताते हैं, समुद्र के सामने वो कुछ नहीं था, बच्चा था बेचारा। यही है ना? ऐसे ही ग्रेविटी सिद्धांत दिया है न्यूटन ने, यही। वो सेब उसके माथे पे खोपड़े पे आग पड़ा, यही है ना? उसने देखा नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, यही बात थी। ये बात ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने कह दी। पृथ्वी अपने स्वभाव के कारण वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी का स्वभाव क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स। तो ब्रह्मगुप्त ने ये बात न्यूटन से कितने साल पहले कह दी ना। क्या बता दिया इन्होंने? पृथ्वी अपने स्वभाव से वस्तुओं को खींचती है। तो फिर ये क्या हो गया? ये तो कहना तो ये चाहिए ना कि न्यूटन जो है वो यूरोप का ब्रह्मगुप्त है, लेकिन क्या उल्टा रहे हैं कि ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन है। अब आप अगर जानते हो थोड़ा सा, तो अरब आक्रमणकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध जीत लिया था। अरबों की सिंध विजय कब हुई? ये जो दशमलव प्रणाली है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। यार इतना भी नहीं जानते क्या तुम? डेसिमल सिस्टम बोलते हैं।
है ना। अब अरब हमारे यहां से ये दो किताबें ले गए, कौन सी, ये ब्रह्मगुप्त की किताब ले गए। इन किताबों का उन्होंने अरबी अनुवाद किया, अल सिंध हिंद, अल हर हिंद। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यवाद दोनों किताबों के क्या कर लिए, और इस अनुवाद से इन्होंने दशमलव प्रणाली सीख ली। और वहां एक इनका विद्वान था अल ख्वारिज्मी, कौन था, उसने अरब क्षेत्र में दशमलव प्रणाली को लोकप्रियता दिला दी। अब अरब और यूरोपियंस तो आजू बाजू में ही थे, तो यूरोपियंस ने यह ज्ञान अरबों से सीखा। और इन दोगले यूरोपवासियों ने कह दिया इसको अरेबिक सिस्टम, अरब अंक। तो आज तक ये, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अरबों का कोई दोष है, उन विचारों ने तो जब ये दशमलव प्रणाली सीखी तो इसे क्या नाम दे दिया, हिंदसा, हिंद के लोगों की है भाई। लेकिन यूरोपियंस ने यह ज्ञान किससे सीखा, यूरोप वासियों को दशमलव प्रणाली की जानकारी भारत से नहीं हुई, किससे हुई, इसलिए गलती से उन्होंने इसे अरेबिक अंक सिस्टम कह दिया। आज तक दुनिया यही डोरी है। ये एक जरूरी बात है। अब एक और जरूरी बात है, ये शून्य का उल्लेख कहां है, शून्य का पहला उल्लेख है ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में। भोज प्रतिहार ने बनवाया था। ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था, फिर अली बख्श पांडुलिपि और बौबर पांडुलिपि में भी शून्य के उल्लेख प्राप्त होते हैं। वैसे शून्य का पहला उल्लेख कहां है, ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में। चेंज करते हैं पेज, नहीं, चलो कैसे चल रहे हो आज, गर्मी बहुत है, मैं लिखने में गर्मी क्या करेगी, तो क्या इलाज है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। ईश्वर ने तुमको जन्म ही रेगिस्तान में दिया, साइबेरिया में दे देता, इग्लू इग्लू हाउस बना के रहते। बर्फ का रेगिस्तान, रेगिस्तान तो है लेकिन किसका है, बेलगांव। वो क्या करते, बेलगांव में क्या दिक्कत है, ब्राह्मणों आप तो सेना तैयार रखते पहले ही ठाकरों की, लड़ो, चलो सामने से, राजगुरु थे ना आप, तो नहीं थे, फिर आपने तो लड़वाया हमेशा। कि वो वैदिक काल में एक वो यज्ञ होते हैं, यज्ञ है ना, मैंने बताया नहीं, अभी आगे बताऊंगा, कि हे राजन तू युद्ध कर, युद्ध में विजयी होने के लिए यज्ञ कर, और यज्ञ में चारों दिशाएं हमको दान कर दे, और फिर तू अपने लिए नवीन भूमि विजित कर। तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया, हे राजन तू युद्ध कर, बेवकूफ है ये।
हाँ, सम्राट, एकराट, चक्रवर्ती, कैसी कैसी उपाधियां मिली। ठीक है, वाह। और फिर जब वो विश्व विजयी होके आता था तो क्या करता? अब एक समस्या है, देखो। एक चौथा गणितज्ञ कौन? अरे याद रखना है आपको, आर्यभट्ट गणितज्ञ था, वरामिर ज्योतिषी था, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ था, और भास्कर भी गणितज्ञ था। गुप्त काल में कौन कौन से गणितज्ञ थे? एक तो भास्कर पहला है, ये हुआ है 7वीं सदी में। एक तो भास्कर पहला है जो कब हुआ है? 7th सेंचुरी में, जिसको गुप्त काल में काउंट करते हैं। इसकी किताब है वृहत भास्कर और लघु भास्कर। और दूसरे हैं भास्कर सेकंड। ये हुए हैं कब? 12वीं सदी में। और इन्होंने वो किताब लिखी है लीलावती। लोग सही जानकारी के अभाव में तीनों किताबें भास्कर के नाम से छाप देते हैं। दो अलग अलग आदमी है, बस नाम की सिमिलरिटी है। सुषमा, तुम तो मेवाती हो, दो चार कांदा जेब में रखा करो, है ना? प्याज नहीं खाती? प्याज मत खाया कर, कांदा खाया कर। प्याज तो बेकार चीज है। कांदा भी प्याज ही होता है क्या? कैसी बात है? क्यों नहीं खाती प्याज? प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, और पंडित है? ये इधर शिरोमणि बैठे हैं जो आदमी के अलावा सब खाते हैं। सब में सब, आप में सबसे बड़े हैं ये, होते हैं ना ये? मना कर दिया लो। हाँ, सारी बातें सही है, तुम ऐसी बात नहीं कहो। राज पुरोहित। लो इधर, फैक्ट्री के मालिक बैठे हैं, वो सब जानते हैं क्या क्या खाती हो तुम। पंडित हो क्या तुम? चलो फिर ठीक है। तो अब आओ आयुर्वेद विज्ञान पे, चिकित्सा विज्ञान पे। गुप्त काल में चिकित्सा को भी बढ़ावा मिला। जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तो प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन अब गुप्त काल में धन्वंतरी, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में शामिल थे ना। और धन्वंतरी के बारे में कहा जाता है कि वो काशी के राजा थे। क्या थे वो? तो मैं एक मशहूर कहानी सुनाता रहता हूँ तुमको, उसको बीच में शुरू करता हूँ। तक्षक को आदेश हुआ और वो परीक्षित को डसने के लिए निकल पड़ा। आ गई याद? और उधर पूरी दुनिया को पता था कि आज परीक्षित का आखिरी दिन है, तक्षक आएगा और उसे डस लेगा। धन्वंतरी ने भी ये बात सुनी, तो वो भी दान दक्षिणा के लिए
चल दिए। यार अपन चलेंगे, राजा का इलाज कर देंगे तो अपनी वाई वाई हो जाएगी, दान दक्षिणा मिल जाएगी। तो धनवंतरी भी अपना जोड़ा लेके चल दिए हस्तिनापुर की ओर। सब दुनिया के सभी रास्ते वैसे भी कहाँ जाते थे, हस्तिनापुर ही जाते थे, तो वो भी हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। तो तक्षक और धन्वंतरी दोनों की भेंट हस्तिनापुर नगर से बाहर एक विशाल बरगद के नीचे हो गई, जहां दोनों कुछ देर सुस्ताने के लिए रुक गए। अब जहां वहां रुके, अब उस जमाने में क्या है कि वो रील नहीं थी कि जैसे ही बैठते तो भाई रील की चलो रील ही देख लेते हैं। 4 लोग बैठे हुए, चारों रील देख रहे हैं, एक दूसरे से पूछ ही नहीं रहे हैं तू कहां से आया है। पहले क्या है, लोग थोड़ी देर भी बैठते थे तो एक दूसरे से परिचय करते थे, है ना। तो उन्होंने एक दूसरे से परिचय किया। तक्षक ने ही पूछा, उसे ही ज्यादा गुदगुदाहट हो रही थी, यार ये कौन है। दसना था ना उसे परीक्षित को। तक्षक ने पूछा कि आचार्य आप कौन हो, कैसे पहचान लिया उसने आचार्य है। कपड़ों से, उस समय वस्त्र ही तो पहचान हुआ करते थे, जिसके सिर पे मुकुट वही राजा। आज तो फेमस, सबको पता है राजा कौन है। राजा को चाव इतना है फोटो खिंचाने का, इधर देखो उधर राजा फ्रेम में है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं धनवंतरी हूं, ये लो। तक्षक ने देखा यार कड़ेस हो गया, ये क्यों है यहाँ। अब तक्षक ने, धनवंतरी नहीं पूछ रहे तू कौन है। जैसे एक एयर इंडिया का एक मशहूर किस्सा सुनाता हूं मैं तुमको, याद है मेरे को। उस जमाने में फ्लाइट होती कितनी सी थी, है ना। फ्लाइट अभी भी उतनी सी है। ये तो जो फ्लाइट में अपन बैठ के जाते हैं ना, वो तो ट्रेन का डिब्बा है। जिन फ्लाइट में अपन बैठ के जाते हैं वो तो क्या है, फ्लाइट तो बिजनेस क्लास होती है ना। फ्लाइट में बैठो तो उसमें बैठो, नहीं तब तक अपने रोड पे चलते रहो चुपचाप बिना कुछ कहे। तो एयर इंडिया में बैठे हुए थे अमित जी, अमिताभ बच्चन। उसकी गुदगुदी हो रखी थी कि यार साइड वाला आदमी बात ही नहीं कर रहा है, इतनी देर से अखबार पढ़े जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन के गुदगुदी हुई, कहा सर मैं अमिताभ बच्चन। अच्छा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके फिर थोड़ी देर बाद गुदगुदी हुई, यार मैंने अपना परिचय, उस समय अमिताभ बच्चन सुपरस्टार था, यार अगले ने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया है। सर मैं पिक्चरें बनाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, आपने मेरी मूवी देखी है। मैं सिनेमा नहीं देखता। अब क्या पूछेगा आगे। 2 बात कह दी, पहले कह दिया मैं अमिताभ बच्चन, तब भी सामने वाले ने ठंडा रेस्पॉन्स दिया। दूसरी बार कह दिया मैं एक्टिंग करता हूँ, पिक्चर बनाता हूँ, आप पिक्चर देखते हैं क्या, नहीं देखता। तो मैं कहाँ था मीडिया इतना यार, ये तो खबरिया चैनल, हथौड़ा चैनल तो अब आए हैं। हथौड़ा चैनल ही तो है, और क्या है, ढंग की खबर देखते हैं क्या ये। फिर अब जब फ्लाइट से वो नीचे उतरे तो अमिताभ बच्चन ने उससे पूछा, सर पूरा देश मुझे जानता है, आप मुझे नहीं जानते। नहीं, कौन है आप। मैं JRD टाटा। ऐसे 100 200 500 अमित जी उसके घर काम कर ले, नौकरी कर लें। तो अमित जी ने खुद बताई थी KBC के एपिसोड में कि मेरा सारा घमंड चकना चूर 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 हो गया। उस दिन पता चला मेरे को कि लिगेसी किसे कहते हैं, लिजेंडरी किसे कहते हैं, महानता कैसे प्राप्त होती है। साधारण आदमी की तरह वो अखबार पढ़ रहे थे और मैं इस बात में चूर चूर था कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। तो टाटा में जो वैल्यूज हैं वो उनके पास खानदानी है, और बाकी चाहे अंबानी हो, अडानी हो, चाहे और कोई भी हो, उनमें इतने वैल्यूज उनके बिजनेस में भी नहीं दिखते। टाटा के बिजनेस में भी वैल्यूज दिखती हैं। तो देश के लोगों का भरोसा, टाटा ने ज़्यादा जीता, अंबानी और अडानियों ने ज़्यादा नहीं जीता। पारसी हैं टाटा, ईरानी हैं, इसके बावजूद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े देशभक्तों में गिने जाते हैं। ठीक है ना।
तो वो तक्षक के वही गुदगुदी हो रही थी जो अमित जी को हो रही थी, यार मैंने इससे पूछ लिया नाम और फिर भी मेरे को पता नहीं रहा है कि मैं तक्षक। हाँ ठीक है, यार मैंने कह दिया इसको तक्षक और फिर उसने फिर पूछा कि आप आचार्य कहाँ जा रहे हैं, कि हस्तिनापुर। क्यों जा रहे हैं, खुद ही पूछ रहा है। यार एक वो तक्षक नाग आ रहा है, वो राजा परीक्षित को डसेगा, तो मैं जा रहा हूँ कि मैं यूं वो। बहुत बढ़िया, चल चल। तो अब उसने देखा यार अगला आदमी इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो फिर अपने तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। उसने कहा कि यार आचार्य आप वहां जाके कुछ करेंगे, उसे ठीक करेंगे, इससे अच्छा अपन यहीं कर लें प्रैक्टिकल, यहाँ कर ले। जिस विशाल बरगद के पेट के नीचे बैठे हुए थे, तक्षक ने उसे डस लिया और वो सूख गया, हरा भरा विशाल पेड़, जैसे ही मिनटों में, सेकंडों में ही। तो धन्वंतरी ने कहा अब करूँ मैं सही, फिर तू कहेगा कि अभी सर्वश्रेष्ठ जहर बाकी रह गया था, और ट्राई कर ले थोड़ा बहुत, कोई 19-20 गुंजाइश हो तो। कि नहीं मैंने कर लिया है। तो उन्होंने वो जोड़े में से उसको खोला, उसमें से 2-4 जड़ी बूटियाँ निकाली, उनको मिक्स किया और उसका लेप बनाया और वहीं रख दिया। जितनी तेजी से वो पेड़ सूखा था उतनी जल्दी कहा यार बहुत बढ़िया रहा, यहीं अपन ने प्रैक्टिकल कर लिया है, नहीं हस्तिनापुर में तो अपना मामला चौपट कर देता ही ये। तो उसने कहा आचार्य धन्वंतरी मैं तो विधि के विधान से मजबूर हूँ, मुझे तो परीक्षित को डसना ही है, पर आप यहाँ क्यों आए हैं। यार हम ब्राह्मण हैं, दान दक्षिणा के लिए आए हैं, हमारी वाई वाई हो जाएगी। तक्षक के समझ में आ गया कि ये यहाँ दान दक्षिणा के लिए आया है। उससे कहा आचार्य इस जगह को मैं खोद देता हूँ, यहाँ ढेर सारा धन है, आप जितना चाहो ले जाओ। तो धन्वंतरी जी ने उसमें से 2-4 है ना सिक्के लिए होंगे और अपने झोले में रखे और चल दिए। धन्वंतरी लौट गए हस्तिनापुर के गेट से ही। अब बड़ी समस्या है भारी। ये धन्वंतरी जो हमने कहानी सुनाई, ये परीक्षित के काल में, जहां से कलयुग शुरू होता है। ये धन्वंतरी गुप्त काल में है, जो काशी का राजा है। तो फिर तीसरा आदमी कहता है कि तुम एक बार तय करके बता दो ना धन्वंतरी हुआ कब था। तो फिर हम कहते हैं, फिर हमारे पास अवतार, हम कहते हैं भगवान धन्वंतरी 24 हुए हैं, ठीक है ना। तो उनका अता पता नहीं है 24 में कौन कौन है, बस धन्वंतरी हैं। और धन्वंतरी ये गुप्त काल में कौन है, और इन्होंने बुक लिखी है कौन सी, निघंटू। निघंटू तो आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वैसे तो आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का, आयुर्वेद का मूल ग्रंथ क्या है। आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है अथर्ववेद। और आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक तो कनिष्क के दरबारी थे, कुषाण राजा के। तो ये आयुर्वेद के सबसे प्राचीन ग्रंथ, अगर क्रम में सेट करवाए तो। आयुर्वेद का मूल ग्रंथ तो क्या है, चौथा वेद अथर्ववेद। तो पहले अथर्ववेद आएगा, फिर ये ग्रंथ आएंगे चरक, चरक संहिता, फिर आएगा निघंटू, ठीक है। पाल काव्य ने क्या लिखा, हस्ती आयुर्वेद। पाल काव्य ने हाथियों की बीमारी के बारे में लिखा, या वाघ भट्ट ने लिखा है अष्टांग हृदय। और सालिहोत्र ऋषि ने लिखा है अश्वशास्त्र, जिसमें घोड़ों की बीमारियां और उनके उपचार बताए गए हैं। और गुप्त काल में एक और चिकित्सा ग्रंथ लिखा गया नवनीतकम, जिसके लेखक का नाम पता
नहीं है। वो अलग है, वो तो वो है, टेबल है एक। मस्तराम नाम तेरे पास पेटेंट है क्या? है ना, तो निघंटु कठिन शब्दों की तालिका है वो। अब है रसायन विज्ञान। इस समय ये क्या है? रसायन विज्ञान। इस काल के सबसे बड़े रसायन शास्त्री हैं कौन? नागार्जुन। कौन थे ये? बौद्ध आचार्य, महायान धर्म के बौद्ध आचार्य हैं। रसायन शास्त्री हैं। इन्होंने कहा धातुओं के लेप से विभिन्न बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। और अभी जो हम एलोपैथी दवाएं लेते हैं, इनमें क्या है? विभिन्न धातुओं का मिक्सर नहीं तो है। तो जो बात आज साइंस जोर शोर से कह रही है, वो बात 5वीं सदी में नागार्जुन ने कह दी थी, बौद्ध आचार्य ने। है ना? हाँ, मतलब आयुर्वेद में भी तो मिलाते ही होंगे कुछ, तो ऐसी बात क्या है। तो अब तो गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे अगर आपसे कोई कहे कि लिखो दो पेन पन्ने, 200 शब्दों में लिखो, एक पेज होता है 100 वर्ड्स का, अब तो लिख दो। आर्यभट्ट, बरहामीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर पहला, ये, अरे भास्कर पहला, भास्कर सेकंड तो 12वीं सदी में है ना। और ये चिकित्सा वैज्ञानिक रसायन शास्त्री नागार्जुन। अब तो क्या कमी है? मैचिंग सवाल, ये ऑप्स वन लाइनर में तो कोई समस्या नहीं है, मैचिंग में तो। अब है धातु कला। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी, अब क्या है? धातु कला में पहला तो क्या है? मूर्तियां। और दूसरे क्या है? मुद्रा। मुद्रा यानी सिक्के। तो इसमें पहला पढ़ेंगे अपन मूर्तियां। मूर्ति तो इधर ही आ जाएगी, थोड़ा सा टॉपिक। मूर्तियां 3 तरह की होती हैं। क्या तो धातु की होती हैं, क्या मिट्टी की होती हैं, आग में पका लो टेराकोटा बन जाएंगी, या फिर पत्थर की होती है, पाषाण। अब मूर्ति कला का जो अध्ययन है ना, ये कहलाता है आइकोनोग्राफी। मूर्ति कला का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी। और गुप्त काल की जो मूर्ति कला है ना, ये मथुरा शैली में बनी है। गुप्त काल की मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ है? मथुरा शैली में हुई है।
इनमें बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, शैव और हिंदू धर्म की मूर्तियां बनी हैं। हिंदू में शैव वैष्णव, हिंदुओं में कौन सी मूर्तियां बनी हैं? शैव और वैष्णव। मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण का मतलब है ये आध्यात्मिक हैं, सौम्य हैं, और जो आध्यात्मिक होगा वह कैसा होगा? कृषकाय होगा, मजबूत थोड़ी होगा, हष्टपुष्ट थोड़ी होगा। कैसा होगा? कमजोर होगा शरीर से। और इनका चेहरा क्या है? अलंकृत है, प्रभा मंडल है, तेज है चेहरे पे। ये अभी आपसे हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर में पूछा है, गुप्त काल की मूर्तियां किस शैली में बनी है? किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में बनी है। तो ये जो गुप्त मूर्तियां बनी हैं, धातु, मृण मूर्ति, टेराकोटा, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी संख्या में मिली हैं? पाषाण मूर्तियां सबसे ज्यादा संख्या में मिली हैं। मूर्ति कला के जो केंद्र हैं गुप्त काल में, ये मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र और उदयगिरी में थे। अब गुप्तकालीन मूर्ति कला का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो बिहार से मिली हुई सुल्तानगंज से बुद्ध मूर्ति है। गुप्तकाल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की मूर्ति। चेंज कर दें? तो अब पढ़ेंगे मुद्राएं, गुप्तकालीन मुद्राएं। और गुप्तकालीन मुद्राएं तीन प्रकार की हैं: स्वर्ण, रजत
और ताम्र मुद्राएं। गुप्तकालीन मुद्राएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं। गुप्त शासकों में पहला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसकी हमको स्वर्ण और रजत मुद्राएं मिली हैं। लेकिन अभी इसका रजत को हटाओ, देखो एक बार आगे बात करेंगे। गुप्त राजाओं में अपने को सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसकी मिली हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की मिली हैं। इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो हमको प्रभा प्रकार, लिच्छवी प्रकार और राजा रानी प्रकार की मिली हैं। इन पर लिच्छवी राजकुमारी, कुमार देवी, चंद्रगुप्त और लक्ष्मी की आकृति है। पहला गुप्त राजा जिसने सोने के सिक्के चलाए, ऐसे समझो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की और इस अवसर पर सोने के सिक्के जारी कर दिए। सिक्कों पर खुद का नाम लिखवाया, अपनी रानी कुमार देवी का नाम लिखवाया, लिच्छवी नाम लिखवाया और देवी लक्ष्मी की आकृति भी अंकित। इसलिए ये सिक्के कहलाते हैं राजा रानी, विवाह और लिच्छवी। अब जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं हैं ना, इनको दिनार कहते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं क्या बोलते हैं? और रजत मुद्राओं क्या बोलते हैं? रूपक। ये जो दिनार है ये लैटिन शब्द है। दिनार जो है वो लैटिन शब्द है, इसकी उत्पत्ति डिनेरियस से हुई है। लैटिन शब्द है डिनेरियस, डिनेरियस, उससे दिनार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती हैं? दिनार। रजत मुद्राएं क्या कहलाती हैं? रूपक। और तांबा तो तांबा ही है। पहला गुप्त राजा जिसने सोने के सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसकी कौन कौन सी मुद्राएं मिली हमको? हाँ। अब दूसरा आएगा कौन? समुद्रगुप्त। दूसरा गुप्त राजा कौन आएगा? समुद्रगुप्त। आप ये भी ध्यान रखो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए, ये भारत में अगले 1000 साल तक चलते रहे। हाँ, इवन मोहम्मद गौरी तक, मोहम्मद गौरी तक चंद्रगुप्त प्रथम की जो देवी लक्ष्मी की आकृति की मुद्राएं थी, ये भारत में कब तक प्रचलित रही? मोहम्मद गौरी के समय तक प्रचलित रही, यानी अगले 1000 साल तक इनका प्रचलन रहा। प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्राएं कौन सी हैं? अरे देवी की लक्ष्मी की आकृति वाली। समुद्रगुप्त की मुद्राएं। तो अभी तक इस हमको समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं मिल चुकी हैं। अभी तक हमको समुद्रगुप्त की कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिल चुकी हैं? 6 प्रकार की। गरुड़, अश्वमेध,
वीणा वादक, व्याघ्रहंता, धनुर्धर और परशु। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाँ, प्रश्न लिख ही रहे हैं कि याद भी कर रहे हैं? क्या? ठीक गई बोलना। गुप्त राजाओं में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे स्वर्ण मुद्राओं में खोट आने लग जाएगा, सिक्कों में मिलावट आती है, उसे बोलते हैं खोट। चंद्रगुप्त से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं में क्या होता जा रहा है? मिलावट। और सिक्कों में मिलावट को क्या बोलते हैं? खोट। खोट आ जाना। चंद्रगुप्त सेकंड की मुद्राएं कौन सी मुद्राएं हैं? चंद्रगुप्त सेकंड की मुद्राएं। एक तो इसने, अब इसकी दो तरह की मुद्राओं की बात होगी, एक तो स्वर्ण मुद्राएं और दूसरी रजत मुद्राएं। तो अभी तक ये माना जाता था कि चंद्रगुप्त सेकंड ही पहला शासक था जिसने रजत मुद्राएं चलाई। और ये चलाई इसने पश्चिमी प्रांतों के लिए। कौन सी उपाधिधारी? सकारी उपाधि से। मतलब शक मुद्राओं को, सिक्कों में एक बड़ी भारी व्यवस्था है। कोइंस जो है, इसमें एक बड़ी विशेषता है। आपने कोइंस चलाया है तो पता चलता है कि भाई आपका नाम लिखा हुआ है। अब मैं उनको दोबारा से चला सकता हूं, अपना नाम लिखवा दूंगा, तो हमेशा पता रहेगा मूल सिक्का तुमने चलाया था, मैंने इसे रीप्रिंट किया है, दोबारा से जारी किया है। शक मुद्राओं को इसने पुनः जारी किया। लेकिन हाल ही में चंद्रगुप्त प्रथम का रजत सिक्का मिला है। हो गई गड़बड़?
इसकी स्वर्ण मुद्राओं में विक्रमादित्य था ना ये, सिंह विक्रमांक, धनुर्धारी, पर्यंक। और सिंह निहंता। सिंह निहंता। आगे चलें। अब है कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राएं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं इसकी। गुप्त राजाओं में सबसे ज्यादा मुद्राएं किसकी मिली हैं? फिर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मयूर शैली। अरे भगवान शिव और माता पार्वती का बेटा था ना कार्तिकेय, जिसको कुमार कहते थे। तो कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। तो कार्तिकेय के नाम पे इसका नामकरण हुआ है कुमारगुप्त। तो फिर ये कैसी मुद्राएं चलाएगा? मयूर शैली की। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मौर्य की कौन सी है? मयूर शैली की। अग्निहंता। व्याघ्र बल पराक्रम। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने तो रजत मुद्राओं को पश्चिमी प्रांतों में जारी करवाया, और इसने साम्राज्य के मुख्य भागों में जारी कर दिया। साम्राज्य के मुख्य भागों में इसने जारी कर दिया। तो यार ये तो शैतान तो है ही ना। ये क्या है कि अच्छे से करना, इसने मोड चेंज कर रखा है। देना मोहित को। अब देखो अपने नांगल छेला है बयाना में। भरतपुर के बयाना में यहाँ से मुद्रा भंडार मिला है। नांगल छेला से गुप्त राजाओं का एक मुद्रा भंडार मिला है। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम से और
कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त का सिक्का नहीं मिला इसमें। कुमारगुप्त प्रथम तक के सिक्के मिले हैं। जिनमें सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं। जिनमें सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त के। चेंज कर दें? अब आखिरी है स्कंदगुप्त के सिक्के। अरे इसे सही करो, ये स्कंदगुप्त ही आएगा, हो जाएगा फालतू। और सर्वाधिक सिक्के मिले हैं कुमारगुप्त प्रथम के। अभी देखो अपन ने यहाँ एक बात की थी कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पे अश्वमेध की जानकारी दी है और साथ ही लिखवाया क्या? लिच्छवी दोहित्र। अगर लिच्छवाय पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम है, और लिच्छवी दोहित्र पूछे तो दो अलग अलग बात है। और मुद्रा का आखिरी पॉइंट है स्कंदगुप्त की मुद्राएं। मुद्राएं शुरू कहां से हुई थी? मुद्राएं शुरू हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम से। मैंने कहा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनमें खोट आता जाएगा। तो स्कंदगुप्त की मुद्राएं सबसे ज्यादा शुद्ध हैं और चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्राएं सबसे ज्यादा शुद्ध हैं। यानी गुप्त राजाओं में स्वर्ण मुद्राएं सबसे ठीक हैं किसकी? और सबसे ज्यादा मिलावट है किसमें? स्कंदगुप्त के सिक्कों में। स्वर्ण सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट है। अपन आगे पढ़ेंगे कि गुप्त काल में एक चीनी यात्री आया था, फाइयान। गुप्त काल में एक चीनी यात्री आया था, कौन? फाइयान। तो फाइयान कहता है दैनिक कामकाज में कौड़ियों का प्रचलन था। गुप्त मुद्रा की एक बात तो यह है कि नगद वेतन का कहीं उल्लेख नहीं है। नगद वेतन का कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरी विशेषता है कि इन्होंने रजत और ताम्र मुद्राएं बहुत कम चलाई। रजत और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन बहुत कम हुआ था। और ये गुप्त जो आर्ट एंड कल्चर है इसका आखिरी आखिरी पॉइंट क्या?
गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला के एग्जाम्पल हमको मिलते हैं अजंता, एलोरा, और बाघ की गुफा से। गुप्त चित्रकला के प्रमाण हमको कहाँ से मिल रहे हैं? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बाघ की गुफा से। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अजंता की गुफाएं। कहाँ हैं ये? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कमाल की बात है कि अजंता नाम का कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। यहाँ है अजिष्ठा गांव। जिस गांव के पास में गुफाएं, उस गांव का नाम क्या है? अजिष्ठा गांव। और जो नदी यहाँ बह रही है, उस नदी का नाम है बाघोड़ी नदी। अगर गांव के नाम पे नामकरण है तो अजिष्ठा गांव है, नदी की बात करें तो बाघोड़ी है। तो फिर ये कल्पना करते हैं इतिहासकार कि अजिष्ठा ही अपभ्रंश करके इन्होंने क्या रख दिया? अजंता। और आज तक क्या चिल्ला रहे हैं? अजंता। इनकी जो खोज हुई इन गुफाओं की, मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने की। इन गुफाओं की खोज किसने की? मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने की। लेकिन इसके चित्र 1824 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किए। ये चित्र किसने प्रकाशित किए हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। कुल गुफाएं कितनी हैं? इनमें से 25 विहार हैं और 5 चैत्य हैं। ठीक है, अजंता की गुफाओं में 25 विहार हैं और मैंने पीछे एक बात बता रखी है आपको कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से खंड में? तीसरे खंड में पूरा एक लेसन है चित्रसूर्ण, चित्र चित्र सूत्र के नाम पे। चित्रकला का पहला उल्लेख साहित्य में कहाँ है? चेंज कर दूं ना ये? साहित्य की बात करें तो साहित्य में चित्रकला का पहला उल्लेख है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, एक सेपरेट लेसन है चित्र सूत्र के नाम से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। अब यहां जो जिस विधि से ये चित्र बनाए गए हैं, वो एक तो विधि है फ्रेस्को। फ्रेस्को, फ्रेस्को होते हैं भित्ति चित्र। फ्रेस्को क्या होते हैं? भित्ति चित्र।
इसको आपके राजस्थानी में बोलते हैं आला गीला। क्योंकि ये भित्ति चित्र जिस विधि से बनाते हैं ना, वो विधि आला गीला कहलाती है। फ्रेस्को चित्र, जो भित्ति चित्र हैं, वॉल पेंटिंग, ये जिस मेथड से बनाए जाते हैं वो मेथड आला गीला कहलाता है। कैसे? वो होता है टेम्परा। टेम्परा मेथड। टेम्परा विधि क्या है कि रंगों को फूल का गुदा और अंडे के छिलका में मिश्रित कर देते हैं। टेम्परा विधि कहलाती है। अजंता विधि के जो चित्र हैं वो किस विधि से बने हैं? फ्रेस्को विधि। और अब इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा रंग कैसे बना? तो इसमें कुल 6 रंग हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है। पेंटिंग के जो कलर हैं, ऐसे नहीं कि आपको केवल ये कलर याद रख लेने हैं, वो किससे बने हैं वो याद करना। पहला है सफेद। सफेद तो किससे बन जाएगा? चूना, जिप्सम और काउलिन से। दूसरा जो ब्लैक बनेगा, काला रंग, वो काजल से बनेगा। आज तक बना रहे हैं गाँव में। और हरा रंग ग्लाकोनाइट से। और लाल और पीला, अरे अभी तक बना रहे हैं गाँव में, गेरू से। ग्रहण होता है तब, गेरुआ पत्थर से। फिर 4 और 5 दो है ना एक साथ, लाल और पीला। और नीला तो जानते ही हो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बना दिया था यार। लेपुस लाजुली, लाजवर्थ। अब ये जो अजंता में अपने को जो अधिकांश चित्र मिले हैं, ये लाल और नीला रंग से। चेंज करते हैं, ठीक है, चल रहे हो। अजंता में जो चित्र हैं वो 3 विभिन्न राजवंशों से बने। कौन से? सातवाहन राजाओं के समय, वाकाटक राजाओं के समय, और चालुक्य राजाओं के समय। और वाकाटक जो राजा हैं वो गुप्तों के समकालीन हैं, इसलिए इसको गुप्त काल में काउंट करते हैं।
अजंता के जो चित्र हैं ये आंध्र सातवाहन काल में बने हैं, वाकाटक काल में बने हैं और चालुक्य काल में बने हैं। चालुक्य, वातापी चालुक्य। इनमें गुफा संख्या 1 और जो 2 है वो तो है चालुक्य काल की। और गुफा संख्या 16, 17 और ये हैं वाकाटक काल की। और गुफा संख्या 9 और 10 जो हैं वो हैं सातवाहन काल की। सबसे प्राचीन कौन सी है? क्रम से लिखी है मैंने ये। गुफा संख्या 9 और 10। बहुत बार ऐसा होता है जब वो डायरेक्ट आपसे चित्र देके पूछ लेगा, जैसे मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है, उड़ती हुई अप्सरा का चित्र कौन सी गुफा में है। अब अजंता के जो चित्र हैं वो अधिकांश चित्र किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। अजंता के अधिकांश चित्र किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। अब देखो, चेंज कर दें क्या? नहीं, गुफा संख्या 16, 17 और की बात करनी है। का निर्माण हुआ है वाकाटक राजा पृथ्वीसेन के मंत्री वराहदेव द्वारा। इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? हरिसेन। वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने करवाया है। फिर याद रखो कि भाई इनको गुप्तों में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के समय वाकाटक गुप्तों के अधीन ही हो गए थे, तो फिर ये गुप्तों में ही काउंट होंगे। तो आज अजंता की गुफा संख्या जो 16 है उसमें सबसे ज्यादा चित्र हैं। गुफा 16 के चित्र, जैसे पहला है मरणासन राजकुमारी का चित्र। तो ये कोई मरते हुए राजकुमारी का चित्र नहीं है, आधुनिक विद्वानों ने व्याख्या कर दी है इसकी। ये बुद्ध के चचेरे भाई नंद की पत्नी सुंदरी है। तो नंद ने जब संन्यास ले लिया था तो उसके वियोग से उसकी पत्नी जो है वो दुखी हो गई, तो इसलिए सब चारों लोग जो हैं उसके वो कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं कि भाई जैसे कि यार क्या हो गया क्या हो गया, इकट्ठे हो गए ना राजकुमारी के।
तो बिस्तर पे लेटी हुई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मरने के नजदीक है। मरने के नजदीक नहीं है, ये तो शोक में व्याकुल है। फिर बुद्ध के उपदेश हैं, माया देवी का सपना है, और अजात शत्रु की महात्मा बुद्ध से भेंट भी दिखाई गई है। और वाकाटक राजा को शिव की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ है? और माया देवी का सपना, अरे जब बुद्ध का जन्म होने वाला था, माँ के गर्भ में आने वाले थे, तो उनकी माता जी को पहले सपना आया था ना। हाँ, षडदंत हाथी का। गुफा संख्या 17 के चित्र। इसमें है उड़ती हुई अप्सरा का चित्र, और जब महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं यशोधरा से, यशोधरा उनको भिक्षा में क्या देती है? अपने एकमात्र पुत्र राहुल को दे देती हैं। तो चाहे फाइयान हो, चाहे हिंसांग हो, चाहे वाघभट्ट हो, इन सब ने अजंता के चित्रों का उल्लेख। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? फाइयान, हिंसांग और बाणभट्ट, इन तीनों ने ही अजंता के गुफाओं का वर्णन किया है। बाकी दो तो कुछ नहीं है। पीछे रह गया क्या? रह गया मीना? ले रख, लिख ले। इतना से लोग क्यों लिख रहा है तू? बस इतना सही? मुझे लगा मैंने कि एक दो दिन लगाएगा। जहां अजंता की गुफाएं वहीं एलोरा की गुफाएं हैं। और यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? यहाँ 34 है, बढ़ गई हैं। और ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों ही धर्मों से संबंधित है। बांटोगे तो 101 से 12 तक तो और 13 से 29 हिंदू धर्म से हैं, और 30 से 34 जैन धर्म की हैं। और आखिरी गुफा है बाघ की गुफाएं। कहाँ हैं? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इन गुफाओं की खोज की डेंजर फील्ड ने। और 1818 में की। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म से रिलेटेड हैं। इसका मतलब पारलौकिक जीवन से संबंधित है, आध्यात्मिक है। लेकिन बाघ की गुफाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं। ये अंतर है मुख्य।
यहाँ बाघ की गुफाओं में टोटल 9 गुफाएं हैं। इनमें से 6, 7, 8 और 9 ये तो अभी खोली नहीं है। बाकी जो गुफाएं खोल रखी हैं उनमें है गृह गुफा, गोसाई गुफा, हाथी खाना, रंग महल और पाठशाला। गृह गुफा, गोसाई गुफा, रंग महल और पाठशाला। तो इसमें जो गोसाई गुफा है उसे बोलते हैं पंच पांडु। एक हाथी खाना रह गया। गुफाओं में स्पष्ट पता चल गया कि अजंता की गुफाएं ही मतलब की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई सवाल मैच करवाए तो वहाँ ये हो सकता है कि भाई मैचिंग में दे दे बाघ की गुफा कहाँ है और इनकी खोज किसने की है। तो अभी अपन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आईटी, फिर दोबारा मिलते हैं। अब कहाँ जाओगे तुम, इतनी गर्मी पड़ रही है यार, झुलस जाओगे फालतू में। पानी पीने